जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजी भी है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। और हाँ, हम आपको बता दें कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें। और चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप ध्यान दीजिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ध्यान दीजिए। रेक्टेंगुलर गार्डन, ये है रेक्टेंगुलर गार्डन। और समझना है कि क्या आपसे कहा जा रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ द पेरीमीटर, अब ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा आप समझिए। हम मान लेते हैं, सपोज दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर and width of the rectangular garden is y meter. तो if this side is x then this is x, if this y then this is y. तो perimeter means sum of the sides of the rectangular garden. Means perimeter means x plus y plus x plus y. But according to question half of the perimeter, जरा ध्यान देना होगा, पेरीमीटर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, इट मीन्स x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ है। तो अब हम पेरीमीटर का हाफ करते हैं और देखते हैं कि पेरीमीटर का हाफ करने पर क्या आएगा। तो पेरीमीटर का अगर हम हाफ कर देंगे तो ये है 2x प्लस 2y, हाफ कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और ये हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस y हो जाएगा। तो अब आप समझे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ। तो ये पेरीमीटर का हाफ x प्लस वाई हो गया। तो आपको दिया हुआ है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। इसका जो लेंथ है इसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ समझिए। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका जो लेंथ है इसके विड्थ से 4 मीटर मोर है, ज्यादा है। तो अब देखिए इसका विड्थ है y और y में 4 ऐड कर देंगे तो लेंथ हो जाएगा। अब देखें इट इज 36 मीटर। ये जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया हुआ है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन ऑफ द गार्डन का मतलब गार्डन का लेंथ ज्ञात करना है और गार्डन का विड्थ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से समझ लें। देखें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका लेंथ, अगर गार्डन का लेंथ x मीटर है और इसका ब्रेड्थ जो है y मीटर है, तो इसका टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 2x प्लस 2y। लेकिन इसका हाफ कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 एंड इट्स लेंथ इज more than 4 of its width।
यानी इसका जो लेंथ है उस रेक्टेंगुलर गार्डन के ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अब हमको बताना है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। तो चलिए अब यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और x इक्वल टू हो गया y प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो चलिए इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं। तो x के जगह पे हो जाएगा y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 36। फिर क्या मिलेगा, ये y प्लस y हो गया 2y और 36 माइनस 4 हो गया। और फिर देखें 2y इक्वल टू 36 माइनस 4 32 हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो 36/2, यानी ये हो जाएगा y इक्वल टू हो गया 16 मीटर। इट मीन्स ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 मीटर। और फिर आपसे लेंथ भी पूछा जा रहा है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in this equation, in equation number 2, then x equal to y plus 4, value of y 16 plus 4 x equal to 20 मीटर। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन का मतलब इसका लेंथ क्या होगा, इसका ब्रेड्थ क्या होगा। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे, हेंस समझ लीजिए लास्ट में लिख दिया जाएगा, हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस गार्डन इज 16 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। राइट एनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है। राइट एनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल such that the symmetrical representation of the pair so formed। तो आप समझ लीजिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और आपको सेकंड लीनियर इक्वेशन आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, समझे आप लोग। क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और लीनियर इक्वेशन है क्या, तो 2x + 3y - 8 = 0 ये दिया हुआ है। तो एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है और दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है। और कैसे लिखना है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ऐसा आप लीनियर इक्वेशन लिखिए जो फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हो। फिर सेकंड कह रहा है कि पैरेलल लाइन, मतलब हमको एक दूसरी ऐसी लाइन लिखनी है जो पहले वाली लाइन के पैरेलल हो। और थर्ड है कॉन्सिडेंट लाइन, यानी हमको एक ऐसी थर्ड लाइन, एक ऐसी सेकंड लाइन लिखनी है जो फर्स्ट लाइन को कॉन्सिडेंट हो। तो फिर से मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने देखा था कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब अगर if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, it means pair of linear equations are intersecting at a point. And if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, it means pair of linear equations are coincident. And if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, it means pair of linear equations are parallel। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट में लिखना है, फर्स्ट में आपसे कहा है कि ऐसे लाइन लिखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है।
फर्स्ट में कह रहा है कि ऐसा लाइन लिखिए जो फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो चलिए, इंटरसेक्ट करने वाला कंडीशन आपको मालूम है। और एक बात हम आपको बता दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिखेंगे वही आप भी लिखेंगे। आप अपने मन से कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं, कुछ दूसरा भी हो सकता है, बस ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो चलिए देखिए, हम लिख देते हैं, अगर हम यहाँ 3x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये अपने मन से हम इक्वेशन लिखे हैं। तो देखिए कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। देखिए यहाँ पर पहले वाले में a1 इक्वल टू 2 है, b1 इक्वल टू 3 है और c1 इक्वल टू -8 है। और दूसरे वाले लाइन में हम आए तो a2 इक्वल टू 3 है, b2 इक्वल टू -2 है और c2 इक्वल टू -7 है। तो चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखिए a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू -2 है। आप देखिए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स द इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन जिसको हम लोग लिखे हैं, यह इक्वेशन पहला जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को इंटरसेक्ट करता है। एक चीज़ फिर हम आपको बता देते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं आप वही लिखेंगे, कुछ भी होना चाहिए, बस ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या होगा। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, इसको हम इरेज कर देते हैं। और सेकंड में फिर देखिए, सेकंड वाले को देख रहे हैं और यहाँ दिया हुआ है पैरेलल लाइन। आपको ऐसी लाइन लिखनी है जो पहले लाइन की पैरेलल हो। तो पैरेलल वाला कंडीशन मालूम है ना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए हम लिखते हैं एक, तो यहाँ लिख देते हैं 4x प्लस 6y। देखिए क्या कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, यहाँ x का जो कॉफिशिएंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ भी y का जो कॉफिशिएंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और कांस्टेंट रहने दे रहे हैं। कांस्टेंट कुछ भी रहने दीजिए, आप यहाँ 4 रखिए 8 रखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इक्वेशन नंबर 2, बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए पैरेलल वाले। तो देखिए, अच्छा एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं आप भी उसी को लिखेंगे, ठीक ना। ये एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है तो आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो अब देखो आप ज़रा, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने लिखा है तो क्या होगा, a2 इक्वल टू 4 हो गया, b2 इक्वल टू 6 हो गया और c2 इक्वल टू -8 हो गया। अब यहाँ हम कंपेरिजन करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 और देखते हैं क्या मिलता है। ये है 2, ये है 4, b1 है 3, b2 है 6, c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू भी -8 है। फिर क्या मिला, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। क्या मिला बेटा, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1। आप देखिए, देखो बेटा यहाँ ये a1 अपॉन a2, ये b1 अपॉन b2, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन ये c1 अपॉन c2, इसको 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो एग्जाम्पल दिया है वह एग्जाम्पल एक ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पहले जो लीनियर इक्वेशन था उसके पैरेलल है। तो ये सेकंड आंसर रहा आपका। और अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है,
थर्ड पार्ट में कॉन्सिडेंट होना चाहिए। थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखिए जो पहले लीनियर इक्वेशन का कॉन्सिडेंट हो। तो कॉन्सिडेंट होने वाली कंडीशन तो आपको पता ही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हम एक काम करते हैं, हम किसी ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कि रेशियो सेम रहे। तो चलिए हम 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 6x हो गया, और ये हो गया आपका 9y और माइनस ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं। ये a2 इक्वल टू 6 हो गया, b2 इक्वल टू 9 हो गया, और c2 इक्वल टू -24 हो गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे, और चलिए कंपैरिजन कीजिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आपको देखना होगा कि कॉन्सिडेंट वाला जो रूल है, कॉन्सिडेंट वाली जो कंडीशन है, वो कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। तो चलिए देखिए, ये है 2, ये है 6, b1 है 3 और ये है 9, c1 है -8, c2 है -24। देखो आप 2 से इसको कैंसिल कर दिए 3 से कैंसिल किए 3, माइनस है माइनस कैंसिल, 8 से कैंसिल किए 3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इट मीन्स the equation 2 represent the linear equation which consonant the given equation। तो इस प्रकार से आपसे यही कहा जा रहा था कि ऐसा आप लीनियर इक्वेशन लिखिए जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को कॉन्सिडेंट करता है। तो ये हमने लिख दिया। और एक बात और आप ध्यान में रखे रहिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, वही एग्जाम्पल आप भी देंगे। ऐसा एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। आप इसका पता चले कि आप लगे आंसर मिलाने और कहें कि इसका तो आंसर मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा इसका कुछ भी हो सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है। बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाली कंडीशन, पैरेलल वाली कंडीशन और कॉन्सिडेंट वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 आज कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आपको ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें, उनको मैथ अच्छी तरह से समझ में आ सके। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।